एवरीथिंग अपार्ट, क्या पढ़ा था कल अपन ने? मेजॉरिटी रूल, माइनॉरिटी राइट्स, राइट। फटाफट रिवाइज कर ले, इसके बाद बढ़ते हैं अपन आगे। कितने लोगों ने घर जाके रीड किया एक्चुअली? झूठ नहीं बोलो, सही से बता दो कितने लोगों ने किया। होमवर्क नहीं, रीड कितने लोगों ने किया पूरा कंसेप्ट? अच्छा, एक चीज प्लीज नोट डाउन कर लो, जिस दिन भी सब चैप्टर खत्म हो जाएगा, चैप्टर नंबर 1, 3 या 4 दिन बाद टेस्ट होगा, ठीक है? सो उस हिसाब से अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करते हुए चलना, टेस्ट सबको देना कंपलसरी है। कूल, चलो। मेजॉरिटी रूल, माइनॉरिटी राइट्स क्या पढ़ा था अपन लोगों ने? भाई कंपनी में एक बहुत बेसिक सा कंसेप्ट चलता है अबाउट मेजॉरिटी रूल। मेजॉरिटी रूल में क्या है कि जितने भी रेजोल्यूशन है वो मेजॉरिटी की विल के अकॉर्डिंग पास होते हैं। अब ये जो रेजोल्यूशन है दीज आर बाइंडिंग ऑन कंपनी एंड माइनॉरिटी। तो यहाँ पे सारा कॉन्फ्लिक्ट राइज होता है कि भाई हो सकता है कभी कभी मेजॉरिटी अपनी ये पावर्स का अब्यूज करे, मिसयूज करे, ठीक है? इसलिए माइनॉरिटी को कुछ राइट्स दिए गए। यहां तक एकदम परफेक्ट था। इससे रिलेटेड अपन लोगों ने केस पढ़ा था फॉस वर्सेस हार्बॉटल। फॉस वर्सेस हार्बॉटल में अपन लोगों ने क्या पढ़ा था? फॉस वर्सेस हार्बॉटल में अपन लोगों ने क्या पढ़ा था? 2 शेयर होल्डर्स थे, फॉस एंड टर्टन, ठीक है? 2 माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स थे। इन्होंने कंपनी के अगेंस्ट नहीं, कंपनी के फेवर में कंप्लेन फाइल करी कि भाई कंपनी के डायरेक्टर्स, मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स ने कंपनी की एसेट्स इस तरीके से बेची कि कंपनी को काफी लॉस हुआ है, सो कंपनी को कंपेंसेशन दो, ठीक है? सूट डिसमिस हो गया था बिकॉज ऑफ 2 रूल्स। कौन से थे? प्रॉपर पार्टी रूल एंड मेजॉरिटी रूल। प्रॉपर पार्टी रूल के हिसाब से बिकॉज कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी के कंसेप्ट पे बेस्ड है तो कंपनी अपने लिए सूट खुद फाइल कर सकती है, ठीक है? सो इसलिए माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स प्रॉपर पार्टी नहीं है तो वो सूट डिसमिस हो गया था। मेजॉरिटी रूल के हिसाब से कौन डिसाइड करेगा कि कंपनी आएगी कि नहीं? मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स, इसलिए सूट डिसमिस हो गया था ना। इसके लिए अपन लोगों ने 4 जस्टिफिकेशन एंड आई गेस 7 एक्सेप्शन पढ़े थे। एक एक्सेप्शन आज अपन को पूरा डील करना है। 6 एक्सेप्शन अपन ने कल खत्म कर लिए थे। पहला जस्टिफिकेशन, पहला क्या था? सेपरेट लीगल एंटिटी, करेक्ट। दूसरा मेजॉरिटी रूल। तीसरा सूट्स अवॉइड करना था। चौथा जब आपस में सलट सकता है मामला तो उस चीज को ट्रिब्यूनल के पास ले जाने का कोई फायदा नहीं है, करेक्ट। नेक्स्ट एक्सेप्शंस, अल्ट्रा वायर्स एक्ट। क्या था इसका मतलब? मेमोरेंडम एंड आर्टिकल के हिसाब के अगेंस्ट आपने कुछ किया है, सो एनीवेज प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस अप्लाई नहीं होगा। दूसरा फ्रॉड ऑन माइनॉरिटी। तीसरा स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना था स्पेशल मेजॉरिटी से, आपने ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर दिया। चौथा रॉन्ग डूअर्स आर इन कंट्रोल ऑफ द कंपनी। जो रेजोल्यूशन पास करेंगे वो क्यों करेंगे जब वो खुद गलत हैं? ऐसे में अगर आप प्रूव कर दो कि ये जो ऊपर बैठी है अथॉरिटी वो खुद गलत है तो प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस अप्लाई नहीं होता है। नेक्स्ट ब्रीच ऑफ ड्यूटी। क्या पढ़ा था इसमें? एक बहुत इंपॉर्टेंट अपन लोगों ने एग्जाम्पल पढ़ा था। ये एग्जाम्पल अपन लोगों को आगे पूरे चैप्टर के लिए याद रखना है, इससे रिलेटेड बहुत केस लॉज आने वाले हैं, ठीक है? एंड बहुत प्रोबेबिलिटी है कि ये एग्जाम्पल की एक केस स्टडी ये लोग एग्जाम में देंगे एंड आपसे पूछेंगे कि आप बताओ सिचुएशन क्या हैंडल होगी, ठीक है? नेक्स्ट पर्सनल एक्शंस। लास्ट वाज ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। यहां से अपन लोगों को आज शुरू करना था। फॉस वर्सेस हार्बॉटल का इंडियन कंटेक्स्ट अपन को अप्लाई करना है। उस कंसेप्ट में वहां पे नोट्स में थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम है तो उसको अपन लोग स्किप करेंगे अभी। ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट खत्म करने के बाद उस पर वापस आएंगे, ठीक है? उससे पहले सब लोग नोट्स पे आओ, आप लोगों को क्वेश्चंस का एक डिब्बा दिखेगा। मिला क्या? मेजॉरिटी माइनॉरिटी के जस्ट बाद 2 क्वेश्चंस दिख रहे हैं। पहला वाला क्वेश्चन स्किप करिए, दूसरे वाले क्वेश्चन पे आइए। वो क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, वहां पे एक लाइन और ऐड करो एंड में। एक लाइन वहां पे और ऐड करिए फटाफट। कहां तक लिखा है? हाउएवर द असेट्स आर, राइट? लिखिए फटाफट। हाउएवर द असेट्स आर सोल्ड एट एन अंडर वैल्यूड प्राइस। ठीक है? सोल्ड एट एन अंडर वैल्यूड प्राइस। नाउ इज मेजॉरिटी गिल्टी ऑफ फ्रॉड? ठीक, बहुत सीधा सा क्वेश्चन है, फटाफट एक बार रीड करिए, अपन लोग डिस्कस करते हैं इसके बाद। देन विल मूव ऑन टू ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। हो गया?
रीड करके हुआ सबका? क्या समझ में आया क्वेश्चन में? ओके, सी क्वेश्चन वॉज मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी बोनाफाइड, बोनाफाइड का मतलब फॉर द बेनिफिट ऑफ कंपनी, ठीक है, अच्छे इंटेंशन के साथ, पास अ रेजोल्यूशन टू सेल ऑल द एसेट्स ऑफ द कंपनी इन ऑर्डर टू पे ड्यूज ऑफ क्रेडिटर्स। परफेक्ट है यहां तक, कंफर्टेबल यहां तक समझ में आ गई बात? हाउएवर द एसेट्स आर सोल्ड एट एन अंडर वैल्यूड प्राइस ऑफ वॉट एवर, ठीक। नाउ इज मेजॉरिटी गिल्टी ऑफ फ्रॉड? सीधा क्वेश्चन है, क्यों? यस यस यस, कल अपन लोगों ने एक्सेप्शंस में पढ़ा था पॉइंट नंबर 2, ठीक है, क्या था? फ्रॉड, ठीक, कि अगर मेजॉरिटी कोई भी प्रॉपर्टीज अंडर वैल्यूड प्राइस पे बेच देता है तो हम उनके अगेंस्ट फ्रॉड का केस फाइल कर सकते हैं या ब्रीच ऑफ ड्यूटी, राइट। अब ये ब्रीच ऑफ ड्यूटी और फ्रॉड एक ही ग्राउंड्स पे चलते हैं हमेशा, ठीक है, कर सकते हैं। एक चीज और इंपॉर्टेंट अपन लोगों ने जो कल पढ़ी थी दैट वाज कि अगर उनका इंटेंशन अच्छा था, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर इसके बाद जो अपन फ्रॉड पढ़ने वाले हैं उसमें अपन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट समझेंगे कि फ्रॉड प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आपको इंटेंशन प्रूफ करना जरूरी है, ठीक है। कुछ भी अगर कोई भी सिनेरियो होता है अपन फ्रॉड का केस फाइल करते हैं, सबसे पहले अपन देखते हैं कि क्या वो बंदे की इंटेंशन थी फ्रॉड करने की, ठीक है। इफ इट ऑल आपने प्रूफ कर दिया इंटेंशन थी, बस केस खत्म, फ्रॉड है, ठीक है। लेकिन अगर आप प्रूफ नहीं कर सकते कि इंटेंशन नहीं है तो फ्रॉड नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा कि इंटेंशन तो नहीं थी, राइट, बोनाफाइड की बात हो रही तो इंटेंशन तो क्लियरली नहीं थी, तो ये फ्रॉड के केस में नहीं आएगा। सो यहाँ पे क्या प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस अप्लाई होगा या नहीं होगा? होगा, प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस अप्लाई होगा। अपन एक्सेप्शंस में फ्रॉड पढ़ रहे थे, राइट, सो यहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है। सो ऐसा कंफ्यूज करके वो क्वेश्चन पूछेंगे। अभी यहाँ पे आपसे सिर्फ इतना पूछा कि फ्रॉड है या नहीं, वहां पे वो पूछेंगे प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस अप्लाई होगा या नहीं, तो आप क्या लिख दोगे कि होगा, ठीक है, ठीक है, लिखना क्या है? होगा। ये कोई भी मत लिख के आना कि नहीं होगा, क्योंकि अपन लोगों ने क्या पढ़ा था? वो एक्सेप्शन में फ्रॉड पढ़ा था, राइट। सो यहां कंफ्यूज नहीं होना है। अब ये आंसर अपन लिखेंगे कैसे? पहले यहां पे अपन डिफाइन करेंगे प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, परफेक्ट है एकदम, ठीक है। छोटा सा प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस डिफाइन करेंगे, फिर अपन डिफाइन करेंगे कि इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसमें आता है फ्रॉड, ठीक। फिर अपन फ्रॉड डिफाइन करेंगे, पहला अपन डिफाइन करेंगे नॉन इंटरफेरेंस, देन अपन डिफाइन करेंगे फ्रॉड, ठीक। फिर फ्रॉड में एक अपन लोगों ने काफी कल हाईलाइट करके सेंटेंस मार्क किया था, क्या मार्क किया था? कि अगर इंटेंशन है तो वो फ्रॉड नहीं होता है। थर्ड वुड बी वो सेंटेंस, ठीक। चौथा अपन कंक्लूजन लिखेंगे, क्योंकि यहां पे बोनाफाइड था, कोई गलत इंटेंशन नहीं थी, तो वो फ्रॉड के लिए गिल्टी नहीं है एंड प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस वुड बी अप्लाइड। आंसर का फॉर्मेट सबको समझ में आया? नाउ जब आपके टेस्ट पेपर्स आएंगे क्लास के, वो इसी फॉर्मेट में आपको आंसर्स लिखने हैं। समझ में आ गई बात सबको? ठीक है, नोट डाउन करना है, आगे बढ़े अपने, नोट डाउन करना है। ब्रीच ऑफ ड्यूटी ऑब्वियसली फ्रॉड के साथ जाता है हमेशा। अब अपन यहाँ पे स्पेसिफिकली फ्रॉड इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने पूछा है कि फ्रॉड है या नहीं, ठीक है। अदरवाइज फ्रॉड और ब्रीच ऑफ ड्यूटी हमेशा साथ में जाते हैं। थ्योरेटिकली वो अपन को दो कंसेप्ट पढ़ाते हैं, प्रैक्टिकली वो एक ही बात है, ठीक है। फ्रॉड और ब्रीच ऑफ ड्यूटी दोनों एक ही बात है, ठीक है। नोट डाउन कर लो फटाफट, देन वील मूव फॉरवर्ड। हाँ, जो इंटेंशन वाला पार्ट अपन लोगों ने पढ़ा था कल, इंपॉर्टेंट मार्क किया था जिस चीज को, वो लिखना है, देन कंक्लूड। थर्ड वाले पॉइंट में अपन को लिखना है कि अगर डायरेक्टर्स की इंटेंशन वाज गुड, जो उन्होंने प्रॉपर्टीज बेची है उसके लिए पीछे उनकी इंटेंशन वाज गुड, तो वो फ्रॉड नहीं होता है, ठीक है। अब ये फ्रॉड पूरा अपन लोग नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, सब इंटेंशन की बात होने वाली वहां पे। अभी के लिए सिर्फ इतना समझो कि जब तक आप इंटेंशन प्रूव नहीं करते तब तक फ्रॉड नहीं है, ठीक। वैसे केसेस में आप बोल सकते हो कि नहीं फ्रॉड नहीं है तो ब्रीच ऑफ ड्यूटी है, इसलिए फ्रॉड और ब्रीच ऑफ ड्यूटी साथ में जाता है, ठीक है। हो गया नोट डाउन करके? ठीक है, यही स्ट्रक्चर्स अपन को फॉलो करने हैं आंसर में, ठीक है। तो अपने आंसर की क्वालिटी थोड़ी बढ़ेगी एंड एग्जामिनर जो चेक करेगा उसको थोड़ा समझ में आएगा कि अपन बात क्या बारे में कर रहे हैं। आगे बात समझ में? चलो, सो यहां तक था अपना मेजॉरिटी रूल, माइनॉरिटी राइट्स।
अब इसमें इतने से कंसेप्ट में किसी को कोई डाउट है? नहीं? सो अपना हो गया है अभी शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी एंड मेजॉरिटी रूल माइनॉरिटी राइट्स। राइट नाउ तीसरा एंड सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। ये कंसेप्ट इंस्टीट्यूट को बहुत प्यार है इस कंसेप्ट से, ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। क्यों? क्योंकि ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट इतना वाइड टॉपिक है कि हमेशा इस पे डिबेट चलता है कि क्या एक्ट ऑपरेसिव है, क्या एक्ट ऑपरेसिव नहीं है। तो वो क्या करेंगे, एक केस स्टडी आपको देंगे एंड आपसे बोलेंगे एनालाइज करो कि ये एक्ट ऑपरेसिव है या नहीं है। ठीक है, अब वो अपन कैसे एनालाइज करेंगे वो कंसेप्ट के बाद अपन को समझ में आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन अपन आज ही सॉल्व करेंगे, टाइम कम रहता है तो कुछ क्वेश्चंस कल सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो ये क्वेश्चंस जब अपन सॉल्व करेंगे अपने कंसेप्ट ऑटोमेटिकली क्लियर होते जाएंगे। क्लियर? चलो बढ़ते हैं फिर अपन ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट की तरफ। किसी को और कोई डाउट इससे पहले तक? फॉर श्योर क्लियर? चलो, किसी ने सुना है पहले इस कंसेप्ट के बारे में? सुना है मतलब? यस, मोटा मोटी ऑपरेशनल मिसमैनेजमेंट का मतलब यही होता है। लेकिन प्रैक्टिकली एक बात समझो, ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट इतना डिबेटेबल इशू इसलिए है क्योंकि इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, आप ये डिफाइन नहीं कर सकते कि ये ही बिहेवियर ऑपरेसिव है एंड ये ही बिहेवियर ऑपरेसिव नहीं है। ठीक है, अब ये इंडिया की लॉज की इन जनरल प्रॉब्लम है कि कई सारी ऐसी चीजें जो अपन डिफाइन ही नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि न्यूज कितने लोग देखते हैं फ्रीक्वेंटली? कितने लोग देखते हैं? सीएए वाला इशू हटा के बोलो, न्यूज कितने लोग जेन्युइनली फ्रीक्वेंटली देखते हैं, अपडेट रहते हैं? नॉट बॉलीवुड न्यूज, गवर्नमेंट की न्यूज पढ़ते हैं क्या? डेटा प्रिवेसी के बारे में सबको पता है? अच्छा, प्रिवेसी अपना फंडामेंटल राइट है, ये पता है ना? राइट टू प्रिवेसी, हमारी प्रिवेसी कोई ब्रीच नहीं कर सकता। रिसेंटली एक बहुत इशू क्रिएट हुआ था, नेशनल सिक्योरिटी के लिए आपकी प्रिवेसी ब्रीच हो सकती है। ठीक, गवर्नमेंट ने बहुत इजीली बोल दिया नेशनल सिक्योरिटी के लिए आपकी प्रिवेसी ब्रीच हो सकती है। अब इसका इस टॉपिक से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन आप सिर्फ कंसेप्ट समझो। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी मतलब क्या? कोई एक इंसिडेंट है जिसको आप बोल सकते हैं कि हाँ ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए। उन लोगों ने 4-5 चीजें डिफाइन कर रखी है। ठीक है, लेकिन वो 4-5 चीजें सफिशिएंट नहीं होती है। ठीक है, तो यहां पर्पस क्या है आपको ये बताने का, काफी सारी चीजें इंडिया के लॉज में ऐसी हैं जो अपन लोग डिफाइन नहीं कर पाते। उनको अपन डिफाइन कैसे करते हैं? आज कुछ हुआ फिर कल कुछ हुआ, तो ये चीजें अपन ऐड करते जाएंगे डेफिनेशन में एंड वैसे वो एक डेफिनेशन बनेगी। ठीक है, एंड दिस डेफिनेशन इज ऑलवेज इंक्लूसिव। ठीक है, एक्सक्लूसिव नहीं होती है। क्यों? क्योंकि पता है आगे फिर कुछ होगा, फिर कुछ ऐड करना पड़ेगा। जैसे अब आप इनकम टैक्स एक्ट देखो, ठीक है, उसमें इनकम या टैक्सेबल पर्सन जब डिफाइन किया है तो आप जिसका नाम बोलो उतने लोग वहां पे हैं। ठीक है, तो जब इनिशियली ये चीज बनी थी, जब टैक्स लॉस बने थे तो उनको पता नहीं था किस किस को डालना है, वो धीरे धीरे अमेंड हो के ऐड होता गया। ठीक है, सो वैसे ही ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट एक ऐसा कंसेप्ट है जो आप डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, कल फिर मैनेजमेंट कुछ करेगा, गवर्नमेंट कुछ करेगी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कुछ करेंगे, तो अपन को डिसाइड करना पड़ेगा कि ये एक्ट ऑपरेसिव है या नहीं। ठीक है, कुछ नया निकलेगा वो अपन वापस ऐड करेंगे। ठीक है, फिर कुछ नया निकलेगा अपन वापस ऐड करेंगे। सो देयर इज नो स्पेसिफिक डेफिनेशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। अच्छा, डेफिनेशन देखनी होती तो कहां देखते हैं अपन लोग? कहां देखते हैं अपन लोग अगर किसी भी डेफिनेशन को देखना हो? बेयर एक्ट में। ठीक है, बेयर एक्ट पता है सबको क्या होता है? ठीक है, येलो कलर की बुक होती है, कंपनीज एक्ट 2013 लिखा होता है उसके ऊपर। ठीक है, उसके अंदर सेक्शंस होते हैं। सेक्शन 2 हर एक्ट का डेफिनेशन देता है। ठीक है, इफ एट ऑल आप लोगों को लगता है कि ये सब जो भी अपन कर रहे हैं यहाँ पे बकवास कर रहे हैं, सो प्लीज मतलब आई इंसिस्ट वो बेयर एक्ट आप एक बार खोल के देखो, सेक्शन नंबर 2 उसमें खोलना। ठीक है, आपको ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट की प्रॉपर डेफिनेशन कहीं नहीं मिलेगी कि हाँ ये ऑपरेशन है या ये मिसमैनेजमेंट है। क्यों? क्योंकि ये बहुत वास्ट वर्ड है, अपने आप में वर्ड ही बहुत वास्ट है। आप कभी डिफाइन कर सकते हो कि ये बिहेवियर ऑपरेसिव होगा एंड ये नहीं होगा? नहीं, आपको पूरी हिस्ट्री निकालनी पड़ेगी कि वो काम किया क्यों, है ना? अगर इंटेंशन अच्छा था तो ऑपरेसिव नहीं है, सिंपल बात। इंटेंशन खराब था तो ऑपरेसिव है। ठीक है, सो सबसे पहली चीज याद रखना, इसकी कोई डेफिनेशन कहीं पे भी है नहीं। ठीक है, लेकिन इतने सारे केसेस डिसाइड हो चुके हैं ऑलरेडी, उन केसेस को अगर अपन एनालाइज करें तो मोटा मोटी इस कंसेप्ट का मतलब होता है अब्यूज ऑफ अथॉरिटी।
ठीक है, अपने शब्द में समझो दादागिरी, ठीक है, अपने शब्द में समझो दादागिरी। सो अब्यूज ऑफ अथॉरिटी का मतलब इज ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। ठीक, अब ये ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट को भी ये लोग अलग से डील करते हैं। दीज आर टू डिफरेंट कंसेप्ट्स, ये एक कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, ऑपरेशन मतलब होता है अब्यूज ऑफ अथॉरिटी। काफी फ्रीक्वेंटली अपन बोलते हैं बहुत ऑपरेसिव बिहेवियर था, ठीक है, बहुत गलत बिहेवियर था, सो दैट इज अब्यूज ऑफ अथॉरिटी। मिसमैनेजमेंट मतलब जब आप इतने केपेबल ही नहीं हो कि आप कंपनी के एसेट्स को मैनेज कर पाओ। ठीक है, वर्ड से समझ में आ रहा, मिसमैनेजमेंट, आप इतने केपेबल नहीं हो कि आप कंपनी के एसेट्स को मैनेज कर पाओ, आप कुछ भी बेच रहे हैं, कुछ भी खरीद रहे हैं, दैट इज मिसमैनेजमेंट। समझ में आ गया? सो ये ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट दो डिफरेंट चीजें हैं। ठीक है, हमेशा अपन लोग सेम पढ़ते हैं, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, राइट? हाँ, ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, राइट? अपन लोगों ने कभी ऐसे नहीं बोला कि ऑपरेशन या मिसमैनेजमेंट। ठीक, सो ये बहुत कॉमन डाउट होता है कि मैम ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट सेम चीज है क्या? जी नहीं, ये दो डिफरेंट ग्राउंड्स हैं। ऑपरेशन मतलब अब्यूज ऑफ अथॉरिटी, मिसमैनेजमेंट मतलब यस, व्हेन यू कैन नॉट मैनेज द एसेट्स या अफेयर्स ऑफ द कंपनी जैसे मैनेज होना चाहिए। आ गई क्या इतनी बात समझ में? ठीक है, नाउ ये तो था अपने समझने के लिए। ठीक, अब बुकिश लैंग्वेज के हिसाब से अपन देखें तो अपन ने दो वर्ड्स ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट के लिए याद रखने। पहला अब्यूज ऑफ अथॉरिटी, ये बात समझ में आ गई? ठीक है, नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, कोई बता सकता क्या? कोई बता सकता? इन कंटिन्यूटी, सुना है ये पहले? यस, इन कंटिन्यूटी, कंटिन्यूअस होना चाहिए। अब्यूज ऑफ अथॉरिटी इन कंटिन्यूटी, सो दिस अब्यूज शुड बी कंटिन्यूअस, तब आप ऑपरेशन का केस फाइल कर सकते हो। अब ये तो अपन सबको पता होता है, ये अपन किसी को भी नहीं मालूम होता है, राइट? अपन को लगता है कि इन्होंने कुछ किया, अपन जाके केस फाइल कर सकते हैं। जी नहीं, वैसा नहीं होता है। ठीक है, एक चीज जो अपन लोगों को याद रखनी है, ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट का क्वेश्चन जहां भी आता है, ठीक, स्टार्ट कैसे करना है? ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, अब्यूज ऑफ अथॉरिटी इन कंटिन्यूटी, दो कीवर्ड्स हैं, याद रहेंगे सबको, अब्यूज ऑफ अथॉरिटी इन कंटिन्यूटी। ठीक है, नोट्स देखो एक बार, पूरी महाभारत दिख रही, वहां पे लिखी हुई दिख रही पूरी महाभारत, है ना? अब जब अपन अभी रीड करने बैठेंगे तो अपन का मन भी नहीं होगा ये पढ़ने का, राइट? सो इट्स बेटर ऑलवेज वहां पे कीवर्ड्स बना के चलो कि ये कीवर्ड्स आपके पेपर में होने ही चाहिए। सो पहला क्या है, लिख लीजिए यहां पे, अब्यूज ऑफ अथॉरिटी, एंड दिस अब्यूज हैज टू बी इन कंटिन्यूटी। अब कंटिन्यूटी क्या है ये अभी अपन डिस्कस करते हैं। इतना समझ में आ गया सबको? ठीक है, हेडिंग के सामने ही लिख लो कि ये दो कीवर्ड्स आपकी डेफिनेशन में होना जरूरी है। ठीक है, नाउ कमिंग डाउन टू कंटिन्यूटी, अगेन वेरी डिबेटेबल इशू। ठीक, अब कंटिन्यूटी की दो इंटरप्रिटेशंस कोर्ट्स ने निकाली है कि कंटिन्यूटी का मतलब क्या है। ठीक है, पहला चीज तो आपको क्या समझ में आ रहा, अब्यूज हैज टू बी कंटिन्यूअस। ठीक है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, तब आप जाके रिपोर्ट करोगे, राइट? अब जैसे क्या होता है, अपन क्या बोलते हैं, एक बार गाली दी, चल भाई ठीक कोई बात नहीं, दो बार गाली दी, चल भाई ठीक कोई बात नहीं, तीन बार, चार बार, तो वो कंटिन्यूअस हुआ, उसके बाद आप आके किसी को बोलोगे। समझ में आई? सो दिस कंटिन्यूटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। टिल द टाइम यू प्रूव कि ये कंटिन्यूअसली हो रहा था, तभी आप ऑपरेशन का लिए कोई एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। बात समझ में आ रही? ठीक है, अब्यूज हुआ कोई बात नहीं, क्या ये बार बार आपके साथ हुआ है? अगर ये बार बार आपके साथ हो रहा है सिर्फ, तो आप ऑपरेशन की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। ये बात समझ में आई? ठीक है, एकदम इजी कंफर्टेबल बात है, कंटिन्यूअसली होना चाहिए। समझ में आ गया? दूसरी बात, कल अपन ने एसेट्स वाला एग्जाम्पल देखा था, एक कंपनी ए ने अपनी एसेट्स बेच दी कंपनी बी को, राइट? एसेट एक ही बार बेची, ठीक है, अब क्या करें, कंटिन्यूस तो है नहीं, अब क्या हम लोग वेट करेंगे, दूसरी बार बेचेंगे, फिर ये तीसरी बार बेचेंगे, फिर हम ऑपरेशन का सूट फाइल करें, तब तक तो हमारा दिवाला निकल जाएगा, है ना? जब तक कि हम इनका वेट करेंगे 4-5 बार एसेट बेचने का, तब तक हमारा दिवाला निकल जाएगा। तो अब हम क्या करें? अभी तक अपन को पता था कि अपन ऑपरेशन का सूट फाइल कर सकते, आज अपन को पता है कि अपन नहीं कर सकते, इट हैज टू बी कंटिन्यूस, तो अब क्या करेंगे? नहीं, अगर उसको ब्रीच ऑफ ड्यूटी में भी आप जाओगे तो ऑपरेशन में
ऐसे केसेस जब कोर्ट्स के सामने आए तो उन्होंने एक और नई इंटरप्रिटेशन निकाली। उन्होंने बोला जब कंपनी ने कोई ऐसा काम किया एक बार जिसका इफेक्ट कंटिन्यूअस है, बात समझ में आ रही? इन्होंने प्रॉपर्टी आज तो बेच दी, लेकिन इसका प्रॉब्लम तो ये हमको रोज झेलनी पड़ेगी, ठीक है? सो कंटिन्यूअस इफेक्ट जिस चीज का है दैट इज ऑल्सो ऑपरेशन। बात समझ में आई? पहला इंटरप्रिटेशन क्या था कि भाई कंटिन्यूअसली बदतमीजी कर रहे हैं, आज कुछ किया, कल कोई रेजोल्यूशन पास कर दिया, वोटिंग राइट कम कर दिया, फिर कोई रेजोल्यूशन पास कर दिया, बोल दिया तुमको प्रॉफिट्स इतने नहीं देंगे, फिर कुछ किया तो इरिटेट हो गए, तब आपने ऑपरेशन का सूट फाइल किया। परफेक्ट है, बात समझ में आई? दूसरा, इन्होंने एक ही बार कोई गलत काम किया, लेकिन इस गलत काम का इफेक्ट हम लोगों को सालों तक भुगतना पड़ेगा कंटिन्यूअसली। समझ में आई बात? सो यहाँ पे दो टाइप की कंटिन्यूटी की बात वो लोग करते हैं, राइट? समझ में आया? अब ये जो सेकंड कंटिन्यूटी का कंसेप्ट अपन ने पढ़ा है, एक बार रेजोल्यूशन पास किया, कंटिन्यूअस इफेक्ट, इस पे 80% एक केस स्टडी आएगी ही आएगी, ठीक है? अब आप जब ये लोग नोट्स रीड करोगे आपको ऑटोमेटिकली वहां पे एक केस लॉ मिल जाएगा, वो केस लॉ प्लीज ध्यान से पढ़ना। वो केस जैसा का तैसा उठा के आपको देंगे, सिर्फ नाम चेंज कर देंगे, ठीक है? दिसंबर के पेपर में फ्रैंकली स्पीकिंग चैप्टर नंबर 7 से 3 क्वेश्चन उठा के दिए उन्होंने, जैसे के तैसे, सिर्फ नाम चेंज कर दिए और ऊपर का नीचे बस, और बच्चे घूम गए कि है क्या, और वैसा कुछ भी वैसा उसमें टफ था ही नहीं, ठीक है? सो ये चीज प्लीज याद रखो, जब आप लोग पढ़ रहे हो तो वो केस ध्यान से देख लेना, क्योंकि वो बोलेंगे कि बताओ कौन से जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट में ये हेल्ड किया गया था। नाउ व्हाट इज जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट? केस, ठीक है? कौन से केस में ये चीज हेल्ड करी गई थी। सो वो केस लिखने का वहां पे 1 मार्क्स है, बाकी सब लिखने का 4 मार्क्स। तो ट्राई करो प्लीज, आपको केस लॉज याद हो, नहीं होते तो 4 मार्क्स तो पक्के रखो। आ गई बात समझ में? ठीक है? सो यहां तक कंसेप्ट क्लियर है, ठीक? सो ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट के लिए 2 कीवर्ड्स अपन ने याद रखने हैं। पहला, अब्यूज ऑफ अथॉरिटी, सेकंड, दिस अब्यूज हैज टू बी इन कंटिन्यूटी, ठीक? 2 टाइप की कंटिन्यूटी का इंटरप्रिटेशन अपन ने समझ लिया। अब कुछ भी इधर से आए या इधर से आए, अपन लोगों ने प्रिपेयर रहना है। आ गई बात समझ में? चलो नेक्स्ट अपन आते हैं, ये तो हो गया मीनिंग। अब यहां पे पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, 2 पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, अंडरलाइंड होंगे, ठीक है? दिख गया क्या सबको? ठीक है? ये उन्होंने बताया है कि कौन से एक्ट में कौन सा एक्ट ऑपरेसिव हो सकता है और कौन सा एक्ट ऑपरेसिव नहीं होगा। सिर्फ एग्जाम्पल है, ठीक है? सिर्फ एग्जाम्पल है। ऑपरेसिव और भी बहुत एक्ट हो सकते हैं और नहीं ऑपरेसिव भी बहुत एक्ट हो सकते हैं, सिर्फ एग्जाम्पल है, ठीक है? पहला एग्जाम्पल टॉक्स अबाउट कौन सा एक्ट ऑपरेसिव है, ठीक है? क्या बात कर रहे हैं अभी? कौन सा एक्ट ऑपरेसिव है, ठीक? अब देखो एग्जाम्पल में क्या हुआ, ये एक कंपनी थी, मान लीजिए ए, ठीक है? कंपनी के मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स ने कंपनी के माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को बोला कि आप एक XYZ कंपनी है, इसमें इन्वेस्ट कर दो, ठीक है? मेजॉरिटी ने बोला, माइनॉरिटी कर भी देगा, ठीक है? लेकिन माइनॉरिटी बहुत अगेंस्ट था इस बात के, क्योंकि माइनॉरिटी को पता था कि यहां प्रॉफिट्स नहीं मिलेंगे, प्लस उनको इस इन्वेस्टमेंट पे कोई भी सेफ्टी नहीं मिल रही थी, राइट? अब एक कंपनी है ABC, इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको सेफ्टी है, ठीक? आप क्या प्रेफर करोगे? आपको आपके पैसे में सेफ्टी मिलेगी, आप इन्वेस्ट करो, सेफ्टी, राइट? एक बार को प्रॉफिट कम मिले चलता है, लेकिन हमारे पैसे पे हमें सेफ्टी मिलनी चाहिए, ठीक है? अब ये जो तुर्रम खान बड़े बड़े लोग हैं जो अच्छे अच्छे शेयर्स में खेलते हैं, उनको ये सेफ्टी से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है? लेकिन अपन एक ऑर्डिनरी इंसान को सेफ्टी पहले चाहिए, ठीक? सो माइनॉरिटी ने बोला कि हम यहां इन्वेस्ट करना प्रेफर करेंगे क्योंकि हमें यहां सेफ्टी मिल रही, लेकिन मेजॉरिटी ने बोला नहीं, हम यहां इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है? यहां सेफ्टी नहीं मिल रही लेकिन अपन यहीं इन्वेस्ट करेंगे। जबरदस्ती उनको इन्वेस्ट करवाया एंड यहां से हो गया लॉस। क्या ये बिहेवियर ऑपरेसिव है? यस, ठीक है? क्यों? क्योंकि आप उनको फोर्स नहीं कर सकते कि आपको कहां इन्वेस्ट कराना है। आपने जबरदस्ती इन्वेस्ट कराया, पता होते हुए। आपकी इंटेंशन अच्छी थी क्या? नहीं, आपको पता था कि वहां पे कोई सेफ्टी नहीं है, कभी भी कैसा भी लॉस हो सकता है, लॉस हो गया, तो नाउ दिस एक्ट इज ऑपरेसिव, ठीक है? सो ये ऐसे आड़े तिरछे केसेस बना के वो आपको पेपर में देते हैं एंड अपन को एनालाइज करना है कि वो ऑपरेसिव है या नहीं। सबसे पहला क्राइटेरिया एनालाइज करने के लिए देखना इंटेंशन खराब थी या नहीं, ठीक है? अब आप यहीं पे नोट्स में देख लीजिए, ऐसे ऐसे वर्ड यूज होंगे कि आप खुद समझ पाओगे। अथॉरिटी रॉन्गफुली भाई यहीं पे प्रूव हो गया गलत ही है, ठीक है? सो ऑपरेशन है ही है, ठीक है? अब कैसे ऑपरेशन है वो आपको बताना पड़ेगा, लेकिन एटलीस्ट अपने दिमाग में क्लियर हो गया कि ऑपरेशन है, ठीक है? सो ऐसे 2-3 केस स्टडीज एक्सपेक्टेड है एग्जाम में। कंफ्यूज मत होना, केस के फैक्ट से ही समझ में आएगा कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ठीक है? अब जैसे आप नेक्स्ट वाले में आइए,
अब देखो नेक्स्ट वाले में क्या हुआ, कितने लोग अच्छा घर वाले प्राइवेट कंपनीज में काम करते हैं जिनको बेनिफिट्स दिए जाते हैं, जैसे फ्लैट दे दिया, गाड़ी दे दी, पेट्रोल का खर्चा, खाने का खर्चा। प्राइवेट कंपनी में कोई काम करता है किसी के यहाँ से? करते हैं? मिलता है ऐसा कोई बेनिफिट्स? मिलते हैं, राइट? मिलता है, पेट्रोल वगैरह का मिलता है। पेट्रोल कुछ नहीं तो एटलीस्ट खाने का मिलता है, राइट? हाँ, कुछ लोग घर देते, कुछ फ्लैट का रेंट दे देते हैं ना, ये सब अपन इनकम टैक्स में पढ़ते हैं, वो बात अलग है। लेकिन ये पर्क्स मिलते हैं प्राइवेट कंपनीज में तो स्पेशली मिलते हैं। अपन कितने स्मार्ट है, 300 रुपये मिलता है खाने का, ठीक है? खाना कितने का खाएंगे? 100 रुपए का, 100, ठीक है? और कुछ और दुष्ट है 50-60 रुपए का खाना खाएंगे, बाकी पूरा पॉकेट में। क्यों? 250 रुपए एक दिन का खाने का ऐसे ही मिल गया हाथ में, 250 रुपए कैश मिल रहा है तो हम क्यों खाएंगे? हम 50 रुपए खा लेंगे, कोई बात नहीं, है ना? करते हैं हम लोग, राइट? क्या? हाँ करते हैं, नहीं एम्प्लॉइज करते हैं ये चीज, क्यों नहीं करेंगे भाई? उनके हक का पैसा है ना? करते हैं ये चीज। अब एक बात बताओ, एक एम्प्लॉय ये करता है? हर एम्प्लॉय करता है, हर अगला एम्प्लॉय, ठीक है? इनफैक्ट एक कंपनी में जो पार्टनर बैठा है वो भी करता है, ठीक है? विदाउट एनी डिस्प्यूट वो भी करता है, ठीक? कुछ गलत है क्या? नहीं, कुछ गलत नहीं है। अब आप एक बात बताओ, ये चेक करने के लिए कि 300 ही रुपए खर्च हुए हैं नहीं, आप कितने एम्प्लॉयज के पीछे एक एक आदमी लगाओगे अपना? हाँ, पेट्रोल भरवाने गया, 600 रुपए मान लीजिए पेट्रोल का अलाउंस है, ठीक है? अब आप देखो क्या करते हैं हम लोग, 100 रुपए का पेट्रोल डलवाया, 200 का बिल स्वाइप करवाया, ठीक है? कई बार ऐसा होता है कि ठीक है जितने भी लग रहा है उतना बता देना, कंपनी को बिल सबमिट कर दो, कंपनी रिफंड कर देगी, राइट? होता है, ठीक है भैया 200 रुपए का बिल बनवाना। और ये छोड़ दो, इवेंट करते हैं अपन कॉलेजेस में, करते हैं, हम लोगों ने भी बहुत किया है। 50 रुपए का सामान आएगा, 150 का बिल बनवा के लाते थे, क्यों? 100 रुपए हमारी पॉकेट में जाएगा, पेट्रोल का खर्चा, ये खर्चा, वो खर्चा लगा है ना, ठीक? तो ये होता है, ये तो छोटे लेवल पे, तो कंपनी की बात कर रहे हैं अपन। तो जब कॉलेज वाले अपने पीछे एक एक आदमी नहीं लगा पाते तो कंपनी लगा पाएगी क्या देखने के लिए कितने का कार्ड स्वाइप हुआ, कितने का खाना खाया? कर पाओगे क्या? 4 एम्प्लॉइज तो भी ठीक है, 100-200 एम्प्लॉइज के पीछे आप कितने लोग लगाओगे, ठीक है? सो यहां पे प्रॉब्लम यही हुई, उन्होंने बोला कि कोई पेट्रोल का खर्चा या कुछ भी आप एक्सपेंडिचर ज्यादा दिखा रहे हो, इतना एक्सपेंस नहीं हो रहा है। तो उन्होंने बोला, केस में हेल्ड किया गया कि भाई ये सब चीजें ऐसी हैं जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप अपने पीछे एक बंदा नहीं लगा सकते देखने के लिए कि पेट्रोल में कितना खर्च हुआ एक्चुअली, या खाने में कितना खर्च हुआ एक्चुअली, ये नहीं कर सकते आप। तो क्या ये बिहेवियर ऑपरेसिव है? नहीं, ये बिहेवियर ऑपरेसिव नहीं है, ये जेन्युइन कंसिडरेशन है कि कोई भी कंपनी ये चीज नहीं देख सकती कि उसका एम्प्लॉय कितना खर्च कर रहा है। वो सिर्फ इतना देख सकती है कि एक लिमिट सेट है 300 रुपए, 300 से 350 वो खर्च नहीं कर रहा, ठीक है? और वो करेगा भी नहीं, ठीक? वो 300 ही खर्च करेगा और 300 में अपना प्रॉफिट बराबर बना लेगा, ठीक? सो ये सब बिहेवियर्स ऑपरेसिव नहीं है। सो दिस सूट वाज डिसमिस्ड। आ गई बात समझ में? क्लियर है यहां तक? सो ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट के लिए अपन लोगों ने 2 वर्ड्स याद रखने हैं, ठीक है? इफ एट ऑल सिर्फ ऑपरेशन पूछता है तो ये दोनों एग्जाम्पल्स भी लिखने हैं, नहीं पूछता है वेल एंड गुड, आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है? आगे अपन अभी भी बढ़ रहे हैं, लेकिन ये स्ट्रक्चर प्लीज याद रखना, ठीक है? क्या है अपना स्ट्रक्चर? ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट मतलब अब्यूज इन कंटिन्यूटी, ठीक है? एंड 2 एग्जाम्पल्स, इससे अपना ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट के एग्जाम्पल खत्म होता है। आगे बात समझ है? क्लियर है यहां तक? किसी को कोई डाउट नहीं? बढ़े आगे। नाउ अभी अपन लोगों ने कितने सेक्शंस पढ़ लिए? कितने सेक्शंस अपन इन जनरल आरसीडी में पढ़ चुके हैं? 1, सेक्शन 179, ठीक है? क्या था सेक्शन 179? डिमार्केशन ऑफ पावर बिटवीन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स, ठीक है? नाउ 2 सेक्शंस आज अपन और पढ़ने वाले हैं, 241 एंड 244, ठीक? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड सबसे ज्यादा आस्क्ड क्वेश्चंस है, इनसे एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। एंड अपन कंफ्यूज कैसे होते हैं कि 241 पूछ रहा कि 244 पूछ रहा? पहला कंफ्यूजन ये क्लियर रखो, 241 एंड 244 दोनों किसके सेक्शंस हैं? ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट के। अब इनमें डिफरेंस क्या है अपन बाद में देखते हैं, ठीक है? लेकिन पहले ये कंसेप्ट एकदम क्लियर रखो कि 241 एंड 244 दोनों ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट के हैं। अब मैम डायरेक्टली पूछेगा क्या कि 241 में क्या बोल रहा है, 244 में क्या बोल रहा? नहीं, अपन ने एनालाइज करना है, ठीक है? सो पहली अपनी लगेगी कहाँ? एनालाइज करने में, ठीक है? कि 241 है या 244। एक बार गलत एनालाइज करो, आपकी वैसे ही लग गई आंसर पूरा गलत, ठीक है? समझ में आ गई? इसलिए आई एम टेलिंग दिस अगेन एंड अगेन, प्लीज सब्जेक्ट पे कमांड एंड कंसेप्चुअल क्लैरिटी अपन को बना के रखनी है,
ठीक है। सेक्शन 241 एंड सेक्शन 244 दोनों किससे रिलेटेड है? ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। ठीक है, अभी 2 मिनट सब लोग प्लीज नोट्स बंद कर दो। हो गया मन? ठीक है, ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट अपन लोग इतनी देर से पढ़ रहे हैं, प्लीज कोई बताएगा ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट की एप्लीकेशन फाइल कौन कर सकता? ओके, माइनॉरिटी, स्मॉल शेयर होल्डर्स का कोई डायरेक्टर। बोलो बोलो, बिंदास बोलो, कौन फाइल कर सकता है ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट? आपकी अंडरस्टैंडिंग की बात है, आपको क्या अंडरस्टैंडिंग है इस कंसेप्ट की, क्या लगता है आपको? ओके, एंड व्हाट डू यू मीन बाय अग्रीव्ड पर्सन? ओके, एंड और कुछ या इतना ही? किसके रिप्रेजेंटेटिव्स? बस? किसी की और कोई अंडरस्टैंडिंग है? हाँ, कौन? क्रेडिटर्स। ओके, और कुछ? अभी अपन इंक्लूसिव लिस्ट पे ही चल रहे, बोलो बिंदास, बोलो। और किसी को और कुछ लगता? कौन फाइल कर सकता ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट की एप्लीकेशन? ओके, गुड आइडिया। जिनका भी इंटरेस्ट प्रेजुडाइज्ड हो रहा हो, सब अग्रीव्ड पर्सन सारे। ठीक है, ठीक है, हो गया क्या? अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट, और कोई? और कुछ? अब एग्जॉस्टिव बनाया अपन इस डेफिनेशन को। ठीक है, सारे के सारे गलत। इनमें से सेंट्रल गवर्नमेंट को छोड़ के, सेंट्रल गवर्नमेंट हटा दो बस, ऊपर वाले 6 एक भी जना ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट की एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकता है। मोटा मोटी सबके दिमाग में ये कंसेप्ट रहता है कि सिर्फ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के पास राइट्स है ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट की एप्लीकेशन फाइल करने का, राइट? दूसरा डाउट होता है, मैम क्रेडिटर्स भी तो फाइल कर सकते हैं, राइट? एकदम गलत। फाइल करने वाले होते हैं सिर्फ मेंबर्स। अच्छा, मेंबर्स और शेयर होल्डर्स की जब बात ही हो रही, तो मेंबर्स और शेयर होल्डर्स में डिफरेंस क्या है? बुकिश लैंग्वेज, वाओ, इंग्लिश को हिंदी में बोल दिया। शेयर होल्डर्स कौन है फिर? नहीं, अच्छा ओके, जब अपन ये बात ही कर रहे हैं तो प्लीज इन जनरल, ठीक है, एक क्वेश्चन और बताओ, क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं मैंडेटरी? गुड, नहीं होते। ठीक है, ओके, कमिंग बैक, मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स में क्या डिफरेंस है? मेंबर्स सबको समझ में आता है कि वो जिनका नाम बुक्स ऑफ रजिस्टर्स में है, बुक ऑफ मेंबर्स में है, रजिस्टर ऑफ मेंबर में है, राइट? तो शेयर होल्डर कौन है? शेयर होल्डर का ही तो नाम है। यस, ठीक है, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में नहीं है वो शेयर होल्डर है, और वो मेंबर तब तक नहीं बन सकता जब तक उसका नाम उसमें ना आ जाए। ठीक है, आपने सिर्फ मेंबर की डेफिनेशन बोली थी, हम पूछे शेयर होल्डर का मतलब क्या है। ठीक है, तो सिर्फ इतना सा डेफिनेशन है। ठीक, वेरी स्मार्ट, उसने इंग्लिश में बोला, इसने हिंदी में कन्वर्ट करके बोल दिया, दैट्स इट। चलो प्लीज ये कंफ्यूजन क्लियर रखना, पेपर में भी अगर आपसे शेयर होल्डर पूछता है तो शेयर होल्डर मेंबर में कंफ्यूज मत हो जाना। अपन अज्यूम करते हैं कि शेयर होल्डर ही मेंबर होगा डेफिनेटली, एंड अपन आंसर उस हिसाब से लिखेंगे। ठीक है, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए शेयर होल्डर ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन के बारे में सबने पढ़ा है। ठीक है, सो जब ट्रांसफर करके ये शेयर इसके पास दे दिया तो इसको अपना नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में लिखवाना पड़ेगा। जब तक इसका नाम नहीं है तब तक ये सिर्फ शेयर होल्डर है, क्योंकि ये शेयर होल्ड कर रहा। ठीक है, लेकिन ये अगला बंदा जिसने ट्रांसफर किया ये मेंबर है, क्यों? क्योंकि इसका नाम है। ठीक है, समझ में आ रही बात? ठीक, अब इसका नाम जब रजिस्टर में आ जाएगा तो ये मेंबर भी बन जाएगा एंड शेयर होल्डर तो वो है। हाँ, आजकल की बात अलग है, प्रैक्टिकली बात तो सारी अलग ही है, थ्योरेटिकली ये बात है। ठीक है, प्रैक्टिकली तो ऑब्वियसली हर शेयर होल्डर मेंबर है। ठीक है, समझ में आ गई? थ्योरेटिकली ये बात है।
आ गई क्या समझ में? ठीक है, एग्जीक्यूटिव के बच्चे को हमेशा ये कंफ्यूजन रहता ही है कि शेयर होल्डर क्या है और मेंबर क्या है, और दोनों लोग सेम है। हाँ, तो वो कंफ्यूजन रहता ही है। ठीक है, प्रैक्टिकली वो कंफ्यूजन वाली बात होती ही नहीं है। कभी कभी डिस्प्यूट अराइज होता तब अपन को इंटरप्रेट करना पड़ता, अदरवाइज नहीं होता। ठीक है, थ्योरेटिकली अपन सब समझ रहे हैं कि थ्योरेटिकली डिफरेंस है। कूल, ठीक है, बात समझ में आ गई? कहाँ थे अपन? हाँ, सो मेंबर्स ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट का सूट फाइल कर सकते हैं। इस बात पे अपन क्लियर है? ठीक है, तो अब किसी को कोई ऐसा कंफ्यूजन है कि क्रेडिटर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या अग्रीव्ड या और कुछ या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स, आपको एक डाउट है ऐसा? नहीं, मेंबर्स सूट फाइल कर सकते। ठीक है, कब? मेंबर्स दो ग्राउंड पे सूट फाइल कर सकते हैं। पहला, पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, बातें बाद में। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट मतलब इन द बेनिफिट ऑफ पब्लिक। ठीक है, सारी कंपनीज ऑब्वियसली पब्लिक के बेनिफिट के लिए एक्ट करना उनको जरूरी है, सो पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक, नाउ पब्लिक इंटरेस्ट अगेन अपने हाथ में बहुत बड़ा हथियार है। ठीक है, कुछ भी करते हैं अपन और बोलते हैं फॉर पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक, कुछ भी गवर्नमेंट कोई भी स्कीम पास करती थी फॉर पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक, कुछ भी हम लोग कहीं भी फाइन, कहीं भी कंपेंसेशन लगा रहे, क्यों? अगेन पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक, सो पब्लिक इंटरेस्ट पब्लिक के हाथ में तो बहुत बड़ा हथियार है। ठीक है, सो पब्लिक इंटरेस्ट क्या है अगेन आप डिफाइन नहीं कर सकते। एनीथिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक इज पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट, मैनेजमेंट और ओनरशिप। When there is change in management या ownership of the company and आपको लग रहा है that is गलत या there is abuse of authority, तब आप ऑपरेशन का केस फाइल कर सकते हो। अब ये तो अपन ने पढ़ ही लिया अब्यूज ऑफ अथॉरिटी। ये मैनेजमेंट या ओनरशिप में चेंज का मतलब कैसे होते? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चेंज, टेक ओवर सुना है? टेक ओवर में क्या होता? सीरियल्स देखता है क्या कोई, स्पेशली लड़कियां? सीरियल्स देखते हो क्या टीवी पे? हाँ, बिग बॉस छोड़ के देखा है क्या? अभी डेली सोप्स देखे? डेली सोप्स में सडनली कोई कंपनी चला रहा, अगले दिन ओनर ही चेंज हो गया, है ना? उनको जब भी ये करना होता है कुछ नॉनसेंस, वो यही करते, ओनर ही चेंज हो गया कंपनी का पूरा। हाँ, ठीक है, तो ये क्या होता था? टेक ओवर, जिसके लिए टेक ओवर रेगुलेशन वगैरह बनी थी सब। तो जब कभी ऐसा कुछ हो जाए कि ओनरशिप सडनली चेंज हो जाए एंड, हाँ बोलो। क्या? अब प्रैक्टिकली अपन बेनिफिशियल ओनर्स होते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली अपन बात ही नहीं कर रहे, अपन थ्योरेटिकली बात कर रहे हैं। प्रैक्टिकली अपन बेनिफिशियल ओनर्स हैं। क्यों? क्योंकि अपने शेयर तो डिपॉजिटरी के पास है, डिपॉजिटरी का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में। ठीक है, सो वी आर बेनिफिशियल ओनर्स। ऑब्वियसली बेनिफिशियल ओनर, ऑब्वियसली अपन फाइल करेंगे डिपॉजिटरी। चलो समझ में आ गई क्या बात? ठीक है, प्रैक्टिकली बात हटा दो, थ्योरेटिकली आप समझो। ठीक है, मेंबर तो अपन है ही, इनडायरेक्टली अपन मेंबर तो है ही। यस 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 यस, चलो चलो इस पे डिबेट चलती रहेगी। पहली चीज समझ में आ गई, कौन फाइल कर सकता? मेंबर्स, दो ग्राउंड्स पे। पहला क्या? पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक, कुछ नहीं मिलेगा इनको, कुछ नहीं तो पब्लिक इंटरेस्ट पे फाइल करेंगे। दूसरा क्या था? एक तो अब्यूज ऑफ अथॉरिटी जो अपन पढ़ते हैं, दूसरा चेंज इन मैनेजमेंट या ओनरशिप ऑफ द कंपनी। अगर कुछ ओनरशिप या मैनेजमेंट में चेंज होता है, मैनेजमेंट में चेंज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में चेंज, ठीक है, एंड अपन को लग रहा है कि दिस इज नॉट ओके, ठीक है, ये हमारे बेनिफिट में नहीं है, ये कुछ यहाँ पे गड़बड़ करना चाह रहे, तो हम लोग ऑपरेशन का केस फाइल कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई? कौन फाइल कर सकता? मेंबर्स। कौन से ग्राउंड्स पे? दो ग्राउंड्स पे, दो ग्राउंड्स पे। पहला ग्राउंड पब्लिक इंटरेस्ट, दूसरा ग्राउंड चेंज इन मैनेजमेंट, ओनरशिप या अब्यूज ऑफ अथॉरिटी। समझ में आ गई क्या इतनी बात? नेक्स्ट, मेंबर्स के सिवाय सेंट्रल गवर्नमेंट भी कभी कभी, ठीक है, हमेशा नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कभी कभी ऑपरेशन का सूट फाइल कर सकती है। अगेन कब? पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, बहुत अच्छा हथियार है पब्लिक इंटरेस्ट एक्चुअली, जब आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आएंगे। ठीक है, सब केस जीते जा सकते हैं सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट पे।
ठीक है, हर चीज हम पब्लिक इंटरेस्ट में दिखा सकते हैं, एवरीथिंग। बच्चों को पढ़ा रहे हैं फॉर पब्लिक इंटरेस्ट, आगे जाके यही जनरेशन में आने वाले हैं, यही हमारे देश को संभालने वाले हैं, एंड वगैरह वगैरह वगैरह। जबकि इनमें से कोई प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या गवर्नर या कुछ भी नहीं बनने वाला है, राइट। एवरीथिंग इज अंडर पब्लिक इंटरेस्ट। कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी बेच सकते हैं फॉर पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, जितनी स्कीम्स बनी है, जितने घोटाले हुए, सब पब्लिक इंटरेस्ट पे हुए हैं। ठीक। सो सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर लगता है कि कोई कंपनी, दिस कंपनी इज नॉट एक्टिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक, एंड इसके शेयर होल्डर्स भी यूजलेस है, ये कुछ नहीं बोलेंगे, ये मेंबर्स कुछ भी नहीं बोलेंगे, तो दे कैन गो एंड फाइल अ सूट ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। किसके पास? ट्रिब्यूनल के पास। ठीक है, बाद में ट्रिब्यूनल अपना निपट लेगी, क्या इन्वेस्टिगेशन करनी, क्या इंक्वायरी, क्या इंस्पेक्शन, वो सब निपट लेंगे। ठीक है, लेकिन दो लोग ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट का सूट फाइल कर सकते हैं। कौन कौन? मेंबर्स या सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन सा सेक्शन है ये? 241। ठीक है, सो सेक्शन 241 स्पीक्स अबाउट हु कैन फाइल द केस ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। दो लोग, मेंबर्स या सेंट्रल गवर्नमेंट। नाउ मेक श्योर पेपर में जब आप लिखोगे कौन कौन सूट फाइल कर सकता है, आप ग्राउंड्स भी लिखोगे। ठीक है, कि मेंबर्स कौन से ग्राउंड्स पे एंड सेंट्रल गवर्नमेंट कौन से ग्राउंड्स पे। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट का पब्लिक इंटरेस्ट तो भी लिखना है, मेंबर्स का पब्लिक इंटरेस्ट, अब्यूज ऑफ अथॉरिटी, मैनेजमेंट, ओनरशिप, वो भी लिखना है। ठीक है, सेम है तो भी लिखना है, पेपर में अपन को लिख के आना है। यस, पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट में जाता है, मेंबर्स के पास 3 ग्राउंड्स है। आ गई क्या बात समझ में? क्या? अब्यूज ऑफ अथॉरिटी, वो अब्यूज ऑफ अथॉरिटी एंड मैनेजमेंट ओनरशिप एक साथ दिया हुआ है। हाँ, ऑपरेशन का मतलब ही अब्यूज ऑफ अथॉरिटी है। आ गई क्या बात समझ में? ठीक है ना। दूसरा सेक्शन क्या था? हाँ, 244। टाइम क्या हो गया है अपने पास? 10-15 मिनट अभी। 244। ठीक, अब जैसा कि हमने बोला, कोई भी राइट अपन को मिलता है, वो राइट अपन को पूरा कभी भी नहीं मिलता है। ठीक है, अब अपन आते हैं न्यूज की बात पे। सीएए के बारे में सब लोगों ने सुना है। क्या है सीएए? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, दिल्ली में भूताल मचा हुआ है पूरा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की वजह से। जहां से देख लो वहां से पत्थर, जूते, चप्पल सब फेंक रहे हैं, है ना। कोई लॉ एंड ऑर्डर बचा ही नहीं है, कुछ नहीं बचा देश में, सब जूते, चप्पल, लाठी, डंडा जो मिल रहा है सब फेंक फेंक के मार रहे हैं। ठीक है, नाउ वो क्या बात पे डिबेट कर रहे हैं? उनका इशू ये है कि वो बोल रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आई हैव राइट टू प्रोटेस्ट। ठीक भाई, मना किया क्या हमने? करो प्रोटेस्ट। अच्छा, फर्स्टली कौन कौन इस चीज के फेवर में प्रोटेस्ट किया एंड कौन कौन प्रोटेस्ट के अगेंस्ट है? कितने लोग प्रोटेस्ट के फेवर में? बोलो बोलो, बिंदास बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोटेस्ट का ओके ओके यस, ठीक है। सो राइट टू प्रोटेस्ट है आपके पास, कोई बात नहीं, आप बिंदास प्रोटेस्ट करो। यहाँ पे भी पुणे में भी प्रोटेस्ट हो रहा था उस दिन, याद है क्या किसी को? एफटीआई एंड आईएलएस के ही बच्चे निकले थे पूरे पुणे में हड़ताल मचाने के लिए। ठीक है, लेकिन उनके साथ 4 पुलिस वाले भी घूम रहे थे। हाँ, संडे को हुआ था, 4 पुलिस वाले भी घूम रहे थे। नहीं नहीं, हम इन सब चीज़ों में एफर्ट्स नहीं लेते। हाँ, हम इन सब चीज़ों में एफर्ट्स नहीं लेते। ठीक है, तो बात क्या है यहाँ पे, वो लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन उनके साथ पुलिस वाले चल रहे थे, शांति से प्रोटेस्ट हो रही थी। तो बात ऐसी है कि आपके पास राइट है प्रोटेस्ट करने का, लेकिन दैट राइट ऑल्सो हैज अ रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, हर एक राइट पे रिस्ट्रिक्शन है। कोई भी राइट हो, कोई भी राइट आपको कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी एक्ट्स कुछ भी प्रोवाइड करते हैं, हर राइट पे रिस्ट्रिक्शन है। कोई भी राइट एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, राइट टू लाइफ सुना है सबने? राइट टू लाइफ पे भी रिस्ट्रिक्शन इंपोज हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी एब्सोल्यूट राइट नहीं है, तो उससे ऊपर तो कोई भी राइट नहीं है। ठीक है, सिमिलरली अभी मेंबर्स के पास क्या राइट है? ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट की एप्लीकेशन फाइल करने का। इस राइट पे भी रिस्ट्रिक्शंस है। ठीक है, अब वो रिस्ट्रिक्शंस क्या है वो समझो, नोट्स में आओ एक बार। अच्छा, ये चार्ट सबको दिख रहा क्या? हु कैन फाइल एन एप्लीकेशन, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपको ऐसा चार्ट बना के नहीं आना है पेपर में। ठीक है, ठीक है, कुछ लोग बना के आ जाते हैं, तो ये बना के नहीं आना, अपन लोगों ने लिखना है ऐसे जैसे यहाँ महाभारत लिखी हुई है। ठीक है, ऐसे ही लिखना है अपन लोगों ने। अच्छा, नाउ क्या पढ़ रहे हैं अपन? राइट ऑफ मेंबर्स टू अप्लाई। सेक्शन 244 बोलता है कि ये जो मेंबर्स की अपन बात कर रहे हैं ना, ये सब एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते, इन पे भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, अब वो रिस्ट्रिक्शन क्या है, वो कौन सा सेक्शन बताएगा? सेक्शन 244। ठीक है, अब एक बहुत बोरिंग सी चीज देखो, यहाँ पॉइंट्स दिख रहे हैं क्या? कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। ठीक है, अब ये जेन्युइन मेंटालिटी है। ठीक है, बीइंग अ साइकोलॉजी स्टूडेंट आई अंडरस्टैंड कि ये पैराग्राफ्स अपन के समझ में नहीं आते। ठीक, नहीं समझ के आते अपन को, कि जहां लिमिट्स लिखना उन्होंने चालू करा और जहां पैराग्राफ साथ में आ गया,
बस ये चीज तो बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, वो अपना एटीट्यूड होता है बाद में पढ़ेंगे, तो ये सब चीजों को बाद में पढ़ने का काम नहीं है, वहीं की वहीं चार्ट्स बना लिया करो, ठीक है। तो ये जितना भी पैराग्राफ में महाभारत लिखी है अपन ने कुछ नहीं पढ़ना, अपन ने एक चार्ट पढ़ना है बस, ठीक। वो वह चार्ट बना लो, वैसे ही चार्ट बना के मत आना, वो चार्ट अपने लैंग्वेज में वहां पे लिख देना, ठीक। अब प्लीज सब लोग कोई नोट्स में मत लिखना, सबका ध्यान 2 मिनट के लिए यहाँ पे, अदरवाइज ये चार्ट समझ में नहीं आएगा, ठीक है। बात कर रहे हैं अपन सेक्शन 244 की कि मेंबर्स के राइट पे रिस्ट्रिक्शन लग सकता है, ठीक है। इसके लिए उन्होंने कंपनी को 2 तरीके से क्लासिफाई किया, एक वो कंपनी जिसके पास शेयर कैपिटल है, एक वो कंपनी जिसके पास शेयर कैपिटल नहीं है। कौन सी कंपनी है इनके पास शेयर कैपिटल नहीं होता? कंपनी अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी होता है, ठीक है। कुछ अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज होती हैं जो बिना कैपिटल के इनकॉर्पोरेट होती हैं, ठीक। सो वो कंपनी जिनके पास शेयर कैपिटल है एंड वो जिनके पास शेयर कैपिटल नहीं है, ठीक। जिनके पास नहीं है उनकी लिमिट इज 1/5 ऑफ टोटल मेंबर्स, ठीक है। जब 1/5 ऑफ टोटल मेंबर्स कलेक्ट होके एप्लीकेशन फाइल करेंगे तभी हम एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेंगे। एक बंदा उठ के एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो वैसा करने लगे तो आप खुद सोचो, हर अगला बंदा उठ के ट्रिब्यूनल के पास जाएगा, ऑपरेसिव है, नहीं चलेगा, है ना, जैसे अभी प्रोटेस्ट हो रही, राइट। सो ये सब राइट्स पे रिस्ट्रिक्शंस लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। दैट इज व्हाई व्हेन 1/5 ऑफ टोटल मेंबर्स, ठीक है, टोटल मेंबर्स का एग्जाम्पल देख लेते। मान लीजिए टोटल मेंबर्स 100 है, ठीक है, कंपनी में टोटल मेंबर्स 100 है, 100 का 1/5 20 मेंबर्स। जब 20 मेंबर्स एटलीस्ट 20 मेंबर्स एप्लीकेशन जाके ट्रिब्यूनल में फाइल करेंगे तब जाके आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी, एटलीस्ट 20 मेंबर्स। आ गई बात समझ में, ठीक है। ये कौन सी कंपनी है जिसमें शेयर कैपिटल नहीं है? ना वो कंपनी जिसमें शेयर कैपिटल है 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स और 100 मेंबर्स विच एवर इज लेस, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है भाई, कंपनी में मान लीजिए 200 मेंबर्स हैं, ठीक है, 200 मेंबर्स हैं, 200 का 1/10 कितना हुआ? 20 मेंबर्स, ठीक है, और 100 मेंबर्स विच एवर इज लेस। कौन सा लेस है? 20 मेंबर्स। तो ये 20 मेंबर जब एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी, ठीक है। अब जो कंपनी के पास शेयर कैपिटल है उनके पास एक ये लिमिट तो है, अगर ये लिमिट सेटिस्फाई नहीं होती है तो एक और ऑप्शन है, ठीक है। अब वो ऑप्शन क्या है? और 1/10 ऑफ इशूड शेयर कैपिटल। वो मेंबर्स जो इशूड शेयर कैपिटल क्या है? एक होती है ऑथराइज शेयर कैपिटल, जिस शेयर कैपिटल के साथ कंपनी बनी है, ठीक है। इस शेयर कैपिटल में से जो कैपिटल का पार्ट हम लोग शेयर होल्डर्स को इशू करते हैं वो होता है इशूड शेयर कैपिटल, ठीक है। सो उसका 1/10 जो लोग होल्ड कर रहे हैं वो सूट फाइल कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दिस कैपिटल इज फुली पेड अप। आ गई बात समझ में? एक बार वापस सुन लो। 2 तरह की कंपनीज है, एक कंपनी जिसमें शेयर कैपिटल है, वो कंपनी जिसमें शेयर कैपिटल नहीं है। पहले अपन बोल रहे हैं जिसमें शेयर कैपिटल नहीं है, कितना? 1/5 ऑफ टोटल मेंबर्स। वो कंपनी जिसमें शेयर कैपिटल है पहले 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स और 100 मेंबर्स विच एवर इज लेस। और ये नहीं हो सकता तो members holding 1/10 of issued share capital provided that share capital is fully paid up। अब fully paid up का मतलब एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल पढ़ा है, ठीक है। क्या करते हैं अपन? एप्लीकेशन पे 10 रुपया, यहाँ पे 8 रुपया, फर्स्ट कॉल का 2 रुपया, ठीक है। जब ये 20 रुपया आपने पूरा दे रखा है तो वो फुली पेड अप है। अगर आपने सिर्फ 18 रुपए दे रखे हैं तो वो फुली पेड अप नहीं है। आ गई बात समझ में? तो दैट शेयर कैपिटल हैज टू बी फुली पेड अप, ठीक है। क्लियर है ये चीज? अब ये नोट डाउन आप प्लीज कर लो। यस एंड यस, अच्छा याद दिलाया। ये तो रिस्ट्रिक्शंस हो गए, ठीक है। अब ट्रिब्यूनल के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट पावर है कि अगर ट्रिब्यूनल को लगा कि केस जेन्युइन है तो ये सारी रिस्ट्रिक्शंस वाइप ऑफ हो जाएगी, ठीक है। तब एक शेयर होल्डर या एक मेंबर भी एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। सो बहुत कॉमन डाउट इज मैम एक मेंबर एप्लीकेशन फाइल कर सकता है? हाँ कर सकता है, प्रोवाइडेड ट्रिब्यूनल ने वो लिमिट्स वाइप ऑफ कर दी है। आ गई बात समझ में? फटाफट कॉपी करो, अपन वाइंड अप रिवाइज करेंगे, देन विल डिस्कस टुमारो।
कल का होमवर्क क्या है, अपन को लिमिट्स 2 बार लिख के लेके आनी है, ठीक है। लिमिट्स लिख के लाए तो भी चलेगा, चार्ट बना के लाए तो भी चलेगा। यस अगर ये वाला पार्ट फुलफिल नहीं हो पा रहा तो वो, ठीक है। हो गया क्या? क्वेश्चंस अपने आज डिस्कस करने आएगा, रह जाएगा तो अपन कल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, फिर अपने आगे बढ़ेंगे। नहीं नहीं तो फिर इस साइड वाले पार्ट में आ जाओगे ना आप, 100 मेंबर्स वाले पार्ट में आ जाओगे ना। हाँ, अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो ये वाली भी एक कंडीशन है, ठीक है। अगर आपके पास फुली पेड अप नहीं है तो इस साइड पे चले जाओ, 100 मेंबर्स वाले क्राइटेरिया पे जाओ। 100 मेंबर्स वाला क्राइटेरिया कभी भी ऐसा होता है ना कि 100 मेंबर हो ही नहीं पा रहे हैं, तो अभी क्या करें, तो इफ आई एम होल्डिंग 1/10 ऑफ इशूड शेयर कैपिटल देन आई कैन फाइल एन एप्लीकेशन, ठीक है। हम अकेले अगर 1/10 होल्ड कर रहे हैं तो हम अकेले एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। सो ये लिमिट समझ में आ गई, ठीक है। अब ये लिमिट्स हैं, ठीक है, लेकिन किसी केस में, अब चलो क्या बोला अपन ने यहाँ पे कि 1/10 ऑफ इशूड शेयर कैपिटल अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो आप जाके एप्लीकेशन फाइल कर दो। हर कोई 1/10 ऑफ इशूड शेयर कैपिटल होल्ड नहीं करता, कुछ लोग इस क्राइटेरिया में भी जाएंगे, ठीक है। लेकिन मान लीजिए वो 20 मेंबर्स हो ही नहीं पा रहे, ठीक है, 15 ही मेंबर्स हैं, तो ट्रिब्यूनल तो एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करेगा। बट अगर आप जाके ट्रिब्यूनल को बोलो कि जेन्युइन केस है, कंपनी ऑपरेशन कर रही है, मतलब डेफिनेटली लॉस होने वाला या फ्रॉड है, एंड ट्रिब्यूनल को लगता है कि जेन्युइन केस है, तो ये लिमिट अप्लाई नहीं होती है। तब ट्रिब्यूनल एक बंदे की भी पिटीशन एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। एक बंदा, 2 बंदा, 15 बंदे, 20 बंदे, ये लिमिट क्रॉस नहीं हो रही तो भी वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर सकता है, बट दैट इज अ डिस्क्रिशनरी पावर विद ट्रिब्यूनल, ठीक है। आ गई बात समझ में? फटाफट नोट डाउन करो, इसके बाद बताते हैं। हो गया क्या? ठीक है, 2 सेक्शन डिस्कस किए, सेक्शन 241 एंड सेक्शन 244। प्लीज याद रखना, सेक्शन 241 में दिया है कौन एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, एंड 244 इज हर कोई के पास पूरा राइट नहीं है, देयर हैज टू बी सम रिस्ट्रिक्शन। तो वो रिस्ट्रिक्शन क्या है? ठीक है, क्या देखा, एक कंपनी जिसमें शेयर कैपिटल है, एक कंपनी जिसमें शेयर कैपिटल नहीं है। जिसमें नहीं है, वेरी इजी, 1/5 ऑफ टोटल मेंबर्स, ठीक है, सॉर्टेड। इस साइड आ जाओ, इस साइड क्या था, 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स और 100 मेंबर्स, विच एवर इज लेस। और ये नहीं होता तो यस, मेंबर्स होल्डिंग 1/10 ऑफ इशूड शेयर कैपिटल प्रोवाइडेड वो शेयर कैपिटल इज फुली पेड अप। नाउ अगर ये ट्रिब्यूनल को लगता है कि ये लिमिट अप्लाई नहीं होनी चाहिए तो वो कभी भी वेव ऑफ कर सकता है। दैट इज अ डिस्क्रिशनरी पावर वेस्टेड सोनली विद ट्रिब्यूनल। आ गई क्या बात समझ में? कल का होमवर्क क्या है? सेक्शन 244 अपन को लिख के लेके आना है। सेक्शन 241 एंड 244 का कंफ्यूजन प्लीज दिमाग में क्लियर रखना, ठीक है। कल अपने स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस के साथ। आज अपन लोगों ने एक क्वेश्चन डिस्कस किया है, वो क्वेश्चन प्लीज घर जाके रीड करना। कल अपन लोगों को फॉस वर्सेस बॉटल का वो कंसेप्ट खत्म करना है, एंड देन वील प्रोसीड विद ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, ठीक है। और कोई डाउट? ओके, थैंक यू सो मच।